भी बहुत मतलब घबरा रहा था। घर वालों से ये पूछा था दर्द दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। वहाँ पे जाने के बाद भी डॉक्टरों से ये क्वेश्चन कर रहा था कि भाई सर दर्द तो नहीं होगा। तो डॉक्टर बेचारे बहुत अच्छे, जेपी हॉस्पिटल मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल नोएडा का। नोएडा के अंदर सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन भाई बहुत अच्छे डॉक्टर है। लिटरली बता रहा हूँ आपको वीडियो के थ्रू, बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे नॉन थे वहाँ पे इसलिए मेरा ख्याल रखा, वो सबका ऐसा ख्याल रखते हैं। तो जो डॉक्टर राठौड़ थे उन्होंने बोला तुझे पता भी नहीं चलेगा, ऐसी सर्जरी हो जाएगी तेरी, चिंता मत कर। तो सच में ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मुझे पता भी नहीं चला। मेरी सर्जरी 3 से 4 घंटे लगे थे सर्जरी के अंदर, ऑपरेशन रूम के अंदर। मुझे पता ही नहीं चला कब होगी कब नहीं। और डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी की। देखो बहुत ही अच्छी हो रही है, आपको ये मतलब एक टाइम पे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कर दिया। तो ठीक है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया मैं और मैं अंदर लेटा हुआ था। तो जैसे ही मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने एकदम से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अपनी चेस्ट को, क्योंकि पहले ऐसे उठी हुई थी और ये नीचे थी, राइट वाली नीचे थी और लेफ्ट वाली उठी हुई थी। तो मैंने देखा एकदम से ऐसे कपड़ा हटा के, मैं बड़ा खुश हुआ। तो मेरे पास एक खड़ा हुआ था लड़का जो थे वार्ड बॉय। मैं बोला भाई सर्जरी होगी मेरी? कह रहे हैं हाँ सर्जरी, क्योंकि गाय पे लगा हुआ था। तो मैं उससे पूछना चाह रहा था, उसने बोला हाँ जी भाई आपकी सर्जरी हो गई है। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार, मैं बोला यार बड़ी अच्छी सर्जरी हुई, पता ही नहीं चला। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, सर्जरी के अंदर भी एक ऐसी मूवमेंट हुई कि डॉक्टर राठौर आए मेरे पास, गौरव राठौर। और उन्होंने मेरा जैसे सर्जरी करने के बाद वो करते हैं एक्सरा वगैरह कुछ करते होंगे देखने के लिए कैसे सही स्टेशन सही लगे नहीं लगे। तो डॉक्टर साहब ने वो एक्सरा किया तो उसमें क्या लगा कि उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि मेरी चेस्ट के नीचे ब्लड सब रेड कलर का हो गया था। तो उनको डाउट था कि अंदर कुछ इंटरनल ब्लडिंग हो रही है इसके अंदर। तो वो अपने स्टाफ से जो उनके साथ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं लोग, उनसे लड़ने लगा कि तुम लोग ऐसे, मतलब मैं सुन रहा था, मुझे नशा था लेकिन मैं उनकी सारी बातें प्रॉपर सुन रहा था क्या हुआ था। तो मैंने एक आराम से इशारा किया, एक सिस्टर को बुलाया, सिस्टर। तो सिस्टर मेरे पास आई, मैंने पूछा सिस्टर क्या हुआ? कह रही थी कुछ नहीं, डॉक्टर साहब को थोड़ा डाउट हो रहा है कि कुछ अंदर इंटरनल ब्लडिंग वगैरह नहीं हो रही, एक बार फिर से चलोगे आप ऑपरेशन थिएटर में और आपको मतलब देखा जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है ये। तो मैं तो थोड़ा सा घबराया, मैंने कि यार ये मैं ये घबरा गया कि गलत गलत जोड़ दिया यार, मुझे लग रहा है इन लोगों ने गलत जोड़ दिया और ये फिर से ऑपरेशन होगा। तो सच में मैं बहुत डर गया। फिर से बोला डॉक्टर ने नहीं ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आधे घंटे में भी फ्री हो जाएगा, बस खोल के देखेंगे डॉक्टर आपको, उनको जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। मैंने कहा यार चलो ले चलो, फिर जल्दी लेके चलो मुझे यार मुझसे। फिर तो थोड़ा सा डर सा भी था और थोड़ा नई नर्वसनेस जो पहले थी वो ख़त्म हो गई थी कि यार कर दो, क्योंकि पता नहीं चला था सर्जरी कैसे हुई थी। तो वही मुझे फिर से लेके गए, फिर मुझे वहाँ से निकालने के बाद मुझे फिर से बेहोश कर दिया गया, मुझे फिर पता नहीं चला और मैं रात के 8 बजे निकल के आया हूँ, बस मुझे इतना पता है। सुबह 10 बजे घुसा था, रात के 8 बजे मैं बाहर निकल के आया। बाहर आया तो मुझे होश आया तो मेरा भाई मुझसे बड़ा जो है वो खड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि मैंने बोला कि दोबारा क्यों लेके गई? तो डॉक्टर साहब ने मेरे भाई को फ़ोटो दिखाए थे, वो बहुत टफ हो गया था काफ़ी दिन, मतलब 1 हफ्ते 8 दिन होने के से इसकी मैंने अंदर से हाथ दे दे के वो सीधा किया है, हाथों को अंदर घुसा के उसकी चेस्ट जो पेक्टोरिस मेजर मसल है उसको सीधा करके बड़ा भारी हो गया। तो डॉक्टर साहब का कहना भी यही था कि मैंने अपनी लाइफ में 20 साल के करियर में पहली पेक्टोरिस मेजर सर्जरी तेरी की है और मेरी बड़ी हालत ख़राब हो गई। तो मैं यही डाउट था कि सर करी तो सही है ना, मैं अपने करियर में वापस लौट जाऊँगा, मेरा यही डाउट था। तो उससे यही पूछता रहता था हर बार। वो कह रहे नहीं नहीं ठीक है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुझे थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे, रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये थी मेरी इंजरी की जर्नी। उसके बाद मैं सीधा घर आया, रेस्ट अभी भी रेस्ट चल रहा है और ये थी मेरी यार जर्नी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है क्या नहीं। क्या होता है दोस्तों, जब हम वर्कआउट करते हैं ना, हम अवॉइड कर देते हैं अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग, उस मसल की स्ट्रेचिंग जिस पे हमें वर्किंग करना है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम अपने अवॉइड कर देते हैं जिनसे हमें दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात, इंजरी ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर सेफ रहोगे या ज़िंदगी भर आप सेफ खेलोगे। तो इसका कोई वो नहीं है कंडीशन कि आप ठीक ही रहोगे हमेशा। स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होनी है, कभी भी हो सकती है, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। तो क्या हो रहा था, मुझे ऐसा कुछ दिन
ऐसा मैंने डॉक्टर साहब को भी बताई थी ये बात कुछ दिन पहले। मतलब क्या हुआ था, मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था, मिलिट्री प्रेस, तो मेरी लेफ्ट हैंड पे जो मेरी ये है ना डेल्ट, उसमें मुझे हल्का सा सोननेस और पेन सा महसूस हो रहा था। तो मैं घर पे आके आइसिंग भी कराई थी मैंने, फिर मैंने कपिंग भी कराई थी जाके। मैं जैसे पेन होता है मैं अपना ध्यान रखता हूँ वैसे हर चीज़ का। और तो यही मेरे अंदर ही लेफ्ट हैंड में चल रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया इंजरी को कि ठीक है अपने आप ही रिकवरी हो जाएगी। आइस पैक से थोड़ा मैंने करा था, उससे थोड़ी सी होगी थी, मतलब 70-80% ठीक हो गई थी, 20% बच रही थी वो इंजरी। तो क्या हुआ, वो इंजरी की पेन था, मुझे लग रहा है कि वो शायद मेरी मसल में स्टिफनेस थी, सोलनेस था, जिसका रीज़न ये हुआ। तो डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि शायद इंजरी तभी होती है मोस्टली जब मसल के अंदर स्टिफनेस होती है। और स्टिफनेस ये थी कि यार मैं तो अपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग करता था, मेरी बॉडी अभी बहुत फ्लेक्सिबल है, अभी मैं पूरी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ अपनी बॉडी को, फ्लेक्सिबल बॉडी है मेरी। तो डॉक्टर साहब ने, मैंने भी बहुत गूगल पे डॉक्टर साहब से पूछा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इंजरी कैसे भी, यार इंजरी मसल टिश्यूज कभी भी टूट सकते हैं। जो हम वर्कआउट करते हैं ना, जो हम बाइसेप्स का करते हैं या चेस्ट का करते हैं, जो मसल्स अंदर डैमेज होती है, जो टिश्यूज जो हल्के हल्के, वो एक अलग लेवल के टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन वगैरह डालते हैं बॉडी के अंदर, अमीनोज वगैरह, प्रोटीन, सब चीज़ हम लेते हैं, अपनी डाइट वगैरह अच्छी लेते हैं, उसी से वो रिपेयर होते हैं। तो ऐसे ही ये मसल है, लेकिन ये एक मेजर लेवल पे मसल टिश्यूज हो जाते हैं हमारे। नहीं तो कोई ईगो लिफ्टिंग थी, ना ही कोई हैवी वेट था, सारा वेट नॉर्मल। ये वेट मैं पहले भी कर चुका हूँ, हमेशा करता हूँ, और इसी वेट से मैं ड्रॉप सेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्ट्रेचिंग भी की थी, तो मेरे हिसाब से हो सकता है मे बी कि मेरी मसल टाइट हो, मेरी मसल के अंदर काफ़ी स्टिफनेस हो। मुझे तो फील नहीं होती थी, किसी को भी नहीं होती अपनी मसल फील। तो इसका रीज़न मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी मसल स्टिफनेस की वजह से मेरी मसल टीयर हुई है। तो और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मैं कॉन्टेस्ट की अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि कॉम्पिटिशन की मैं तैयारी कर रहा था, तो उसमें मैंने अपनी कुछ चीज़ें ऐड कर रखी थी, जैसे कि मैं कार्ब्स, प्रोटीन चल रहा था मेरा, चिकन राइस वगैरह चल रहे थे, और वैसे तो मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है मैं ऐड करता हूँ। हो सकता है मे बी कि मेरा फैट कम था बॉडी के अंदर, ये भी रीज़न हो सकता है मसल टीयर होने का। तो दोस्तों, कोई मतलब मैं आपको ठोस या किसी रिसर्च के बेसिस पे ये नहीं बोल सकता कि इंजरी मेरे क्यों हुई है, कैसे हुई है। अब आप रियान, जो फॉर्नर बॉडी बिल्डर है रियान करौली, उसको आप दे सकते हो, उसको देख लो कि इतना अच्छा बॉडी बिल्डर था, इतना अच्छा मसल मास था, वो इतनी चीज़ें अवॉइड ना करते होंगे, उनकी भी इंजरी होगी। हैवी वेट भी हो सकता है, उस दिन क्या पता ज़्यादा अच्छा वार्म अप नहीं हुआ मेरा, या फिर उस दिन मेरा कॉन्सेंट्रेट टूट गया हो, या मसल उस तरीके से प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हुई हो, चेस्ट मसल मेरी सीधी मैंने बेंच प्रेस कर ली। तो यही रीज़न हो सकता है। बाकी मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने गूगल किया है कि मसल टीयर क्यों होती है, उसमें कोई रिसर्च में सामने ये नहीं आया कि प्रॉपर रीज़न क्या है। उसमें यही रीज़न आया है कि आपकी मसल टीयर दो तरीके से होती है, तो अपनी मसल, आपका टेक्निक गलत हो, आपका हैवी वेट हो, हैवी वेट से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हैवी वेट से नहीं होगी, हो सकती है हैवी वेट से, हैवी वेट हो और आपके एक स्टिफनेस हो मसल के अंदर। ये 3 रीज़न तो मुझे पक्के 100% श्योर है कि ये रीज़न तो हो सकते हैं मसल टीयर होने में। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आप सब मेरे दोस्त, जितने मेरे भाई वर्कआउट करते हैं या बिगिनर है, उनके लिए बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना जिम के अंदर आके वेट लिफ्ट करने की कोशिश ना करें, हमेशा लाइट वेट से ही ग्रेजुअली बढ़ाते जाए। हालांकि मैं करता था, मेरी इंजरी हो गई है, तो मैं इसीलिए आपसे बोलना चाहता हूँ, देखो मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से मैं इस लाइन में हूँ, मेरी इंजरी होगी तो आप लोगों के भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले कभी भी लापरवाही ना करें, 15 से 20 मिनट अपना वार्म अप जरूर करें। वार्म अप में आप 3 चीज़ हमेशा रखो, पहले ट्रेडमिल करो, फिर अपनी मोबिलिटी ड्रिल्स करो, फिर अपनी स्ट्रेचिंग करो। ये 3 चीज़ हमेशा रखो, जिससे आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके जॉइंट्स के और मसल्स के अंदर रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। स्ट्रेचिंग से बहुत बेनिफिट है। वार्म अप करोगे, वार्म अप से आपका कार्डियो होगा, कार्डियो से आपका क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, तो आपकी जो वर्किंग मसल है ना, ओवरऑल मसल के अंदर अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा, ऑक्सीजनली ब्लड जाएगा, तो आपकी मसल को एकदम प्रॉपर तैयार रहेगी, एक्टिवेट रहेगी, उस मसल पे आप कितना भी काम कर लेना। ये चीज़ आप मेरी हमेशा याद रखना। ये इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है।
अभी देख लो आप मेरा क्या हाल है। मैं कम से कम 1 साल के लिए बैठ गया हूँ। 6 से 8 महीने का डॉक्टर ने रेस्ट बताया और मुझे बहुत धीरे धीरे बहुत मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ भी ऐसा हो जो मेरे साथ हुआ। तो मैं आप सब लोगों को बताता रहूँगा बीच बीच में क्या क्या हुआ है मेरे साथ, क्या हो रहा। अब मैं फिजियोथेरेपी क्या स्ट्रेंथ क्या है, वर्कआउट शॉर्ट वीडियो ये सब डालता रहूँगा सब लोगों को। और इस पर भी मेरा एपिसोड आता रहेगा। अभी जैसे कि अभी फिजियोथेरेपी होगी, कल जाऊँगा फिजियोथेरेपी का एपिसोड। नेक्स्ट वीक में आपको फिजियोथेरेपी का एक पूरा एपिसोड दिखाऊँगा क्या होगा मेरे साथ फिजियोथेरेपी में, क्या क्या डॉक्टर मुझे एक्सरसाइज बताता है, किस किस मशीनों से मुझे फिजियोथेरेपी होगी। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे भाई और मुझे सपोर्ट और ऐसे ही प्यार देते रहोगे। आपको मैं कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के देता रहूँगा वीडियो के अंदर। और बस यही बात थी, यही मेरी जर्नी थी। अब देखता हूँ कि कितना साल लगेगा। यार यही चल रहा था कि 2 साल से तो वैसे ही कोविड हो रखा था, जिम वगैरह खुली नहीं थी। 2019 जून में मैंने लास्ट कॉम्पीट किया था, नेशनल खेला था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद से कोविड हो गया, कोविड के बाद से तो कॉम्पिटिशन कोई खुले नहीं। तो अब के बहुत मन था कि बहुत अच्छी तैयारी करूँगा, बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा बॉडी को, बहुत भरा हुआ बैठा था अंदर से। लेकिन अब लग रहा है कि 2 साल के लिए फिर बैठ गया। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, अपने भाई को प्यारों में अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। और किसी भी चीज़ की कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चीज़ आपको पूछना चाहते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम मेरा दीपक भाटी फिट बॉय के नाम से हैंडल। और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगी वीडियो तब भी, ना लगी तो भी। आप सबका दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट की मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो यार मैं एक बहुत कोई इतना बड़ा एथलीट नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बैठे हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई अभी बिगनर है ना, जो यूथ है, बहुत ज़्यादा वो फिटनेस की ओर जा रहा है, तो उनसे बोलना चाहूँगा कि भाई आराम से वर्कआउट करे, प्यार से वर्कआउट करे, वार्मर, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी टिप्स कभी अपनी स्किप ना करे। ये हमेशा रखें। 15 मिनट का है, आपका 15 मिनट लेट वर्कआउट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप देखते रहना मेरा नेक्स्ट एपिसोड भी। जब तक मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। टेक केयर, लव यू।